कब तक सट्टा खेलोगे और सटोरिया बन के मतों का व्यापार करोगे? क्या वाकई अडानी के चलते, क्या कॉर्पोरेट लॉबी के चलते सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है? एक भारत रत्न में उसके पोते ने अपने दादा को बेच दिया। नरेंद्र मोदी बहुत ही जिद्दी किस्म के इंसान है। यूएई में जाके एक नए मंदिर का लोकार्पण करने से पाप धुल जाएंगे। वो चाहते थे कि 3 काले कानून वापस हो जाए, मोदी जी मान लिए और फिर से किसान आंदोलन पे बैठे हैं क्योंकि सामने चुनाव है। राहुल गांधी भी राजनीति कर रहे हैं क्योंकि चुनाव से पहले उन्होंने स्वामीनाथन कमीशन के हर जरिए राजनीतिक दल करेगा। एमएसपी की गारंटी वो पहले क्यों नहीं? अगर सरकार किसान आंदोलन 2.0 को नजरअंदाज करती है तो क्या 2024 चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा? जिस दिन किसानों के हक में फैसला लेगा उस दिन उद्योगपतियों का नुकसान तो होगा। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। किसान दोस्तों देश में आंदोलित है, अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान जुट रहे हैं, जुटे हुए हैं और सरकार से गुस्से में है। किसानों का कहना है कि सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी, कर्ज माफी और लखीमपुर खीरी मामले में इंसाफ, इन तमाम मांगों पर आखिर सरकार फैसला क्यों नहीं ले पा रही है? क्या वाकई अडानी के चलते, क्या कॉर्पोरेट लॉबी के चलते सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है? इन तमाम सवालों का जवाब आज के इस एपिसोड में ढूंढेंगे और बेबाक और बेझिझक होकर हमेशा हर सवालों का जवाब देने वाले वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी हमारे साथ हैं। स्वागत है सर देश नीति के मंच पर आने के लिए। देश का किसान जो है वो फिर एक बार आंदोलित है, अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान जुटे हुए हैं। वहीं पर एक तस्वीर यह है कि नरेंद्र मोदी अबू धाबी पहुंचे हैं और उनका भव्य तरीके से स्वागत की जा रही है। और पंजाब, हरियाणा, यूपी के जो किसान हैं, अलग अलग जगह से और भी किसान आए हुए हैं, वो जब दिल्ली कूच करना चाहे तो उनके स्वागत एक तरह से कटीले तार, कीले, गोली बारी ये सब के साथ उनकी स्वागत हो रही है। किसानों को उपद्रवी भी कहा जा रहा है। क्या सरकार किसानों से घबराई हुई है जिसके चलते ये सारा कुछ किया गया? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार को किसानों को लेकर वाकई वो चिंतित है या उन्हें फर्क नहीं पड़ता? नरेंद्र मोदी बहुत ही जिद्दी किस्म के इंसान है। यदि उनके मन में आया तो वो 6,000 रुपये साल की भीख किसानों को देंगे, और यदि किसानों ने कोई मांग की तो वो अपनी बेइज्जती समझते हैं। स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया। उनके बेटी का वक्तव्य है कि स्वामीनाथन को भारत रत्न देने से महानता नहीं होगी। स्वामीनाथन जी ने जिन किसानों के लिए पूरी जिंदगी दी है, उन किसानों को भी साथ में लाने से ही स्वामीनाथन का सम्मान होगा। चौधरी चरण सिंह को आपने भारत रत्न दिया किसानों के नाम पे। आज चौधरी छोटू सिंह की बहुत जयंती है। आज आधे आधे पेज के विज्ञापन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खट्टर साहब के फोटो के साथ। श्रद्धांजलि दे रहे हैं, आदरांजलि दे रहे हैं। ये सब दिखाने के मुखौटे हैं, ये नकली दांत हैं, ये घड़ियाली आंसू हैं। किसान क्या मांग कर रहा है? किसान की मांगे 3 कानून वापस और एमएसपी पे कानून बनाओ। लखीमपुर खीरी तो बाद में हुआ। लखीमपुर खीरी में यदि किसान न्याय मांग रहे तो गलत क्या कर रहे हैं? एक जिसके गुनहगार पृष्ठभूमि हो, ऐसे नेता को आप गृह राज्य मंत्री बनाते हैं और उसका बेटा फिर बाप के उस ऐतिहासिक भाषण के बाद कि जो कहता है कि आपने मुझे देखा नहीं, मैं आपको रास्ते पे देख लूँगा, और उसके बाद लड़का बाप के दिए हुए शब्दों को साकार करते हुए किसानों को अपने जीभ से रोनता है। क्या हुआ उस केस का आगे? बाकी जगह तो तुरंत जहाँ विपक्ष इन्वॉल्व है वहाँ तो हाथों हाथ जेल हो जाती है, लोगों को उठाया जाता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस जाता है। एक पत्रकार की भी मौत हुई है उसमें। कौन आवाज उठाएगा? बस रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने से सारे पाप धुल जाएंगे?
यूएई में जाके एक नए मंदिर का लोकार्पण करने से पाप धुल जाएंगे? आप भी तो इतने पाप हो गए कि गंगा में नहाने से भी गंगा मैली हो जाएगी, लेकिन इनके पाप धुल नहीं जाएंगे। किसान एमएसपी की गारंटी मांग रहा है, सरकार एमएसपी देता है। सरकार ने 2022 में किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी। क्या किसानों की आय दुगनी हो गई? और यदि किसानों की आय दुगनी हो गई तो फिर 6,000 रुपये की भीख क्यों दे रहे हैं आप? 5 किलो अनाज फ्री में क्यों बांट रहे हैं 81 करोड़ लोगों को? 60% आबादी इस देश की किसानों की है, तो उस 81 करोड़ में किसान बंधु भी होंगे जिनको फ्री का अनाज की वजह से वो रात को भूखे नहीं सोते होंगे। इस देश की आबादी का 60% हिस्सा यदि रात को भूखा सोता है, बताओ प्रधानमंत्री जी, हम नहीं कह रहे हैं, इसलिए वो 5 साल तक अनाज देने की बात कर रहे हैं। तो फिर इस देश के किसानों को किस लेवल पे लेके आए आप? सर, इस किसान आंदोलन के पीछे विदेशी ताकत है, विपक्ष है, और इसकी राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल की बात करें या भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। इसलिए आपसे कहेंगे एक बार कि जनता को आप एक बार समझाने की कोशिश कीजिए हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, क्योंकि ये सवाल तमाम तरह के गोदी पत्रकार अपने प्राइम टाइम पर कह रहे हैं कि वो चाहते थे कि 3 काले कानून वापस हो जाए, मोदी जी मान लिए और फिर से किसान आंदोलन पे बैठे हैं क्योंकि सामने चुनाव है, फिर से कुछ मनवाने के पीछे ये पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है। ये कौन कौन से मुद्दे पर वो सामने हैं किसान आंदोलन कर रहे हैं? कानून जब वापस हो गए तब किसान आंदोलन में कुछ सरकारी दलाल भी घुस आए और उन्होंने कहा 3 कानून वापस हो रहे, 3 कानून वापस हो रहे, 3 कानून वापस हो रहे, हमारी जीत हो गई। लेकिन इन 3 कानून के साथ एक मेजर मांग थी, एमएसपी का कानूनी जामा पहनाए, एमएसपी को कानून बनाए। सरकार तो राजी तो हुई थी उस वक्त, और सरकार ने कहा कमेटी बनाएंगे, अब ये 3 कानून वापस ले लेंगे, वो भी कर लेंगे। 1 साल तक सरकार ने क्या किया? किसान तो इंतजार कर रहा है। चुनाव हुए, किसान ने साथ दिया, सब कुछ हो गया, सरकार बात करने को तैयार नहीं, तो फिर किसान क्या करेगा? किसान ने कई बार वक्तव्य दिया, किसान यूनियन ने वक्तव्य दिया, सरकार टस से मस होने को तैयार नहीं है। फिर 3 कानून वापस करने के लिए भी सरकार को दबाव लाना पड़ा, और सरकार दबाव में तो आती नहीं। किसने कहा आती है? क्या राजनीति और दबाव की तंत्र ये सिर्फ सरकार ही समझती है? किसान मूर्ख है, दिमाग से पागल है, ऐसा देश समझता है क्या? या भाजपा ऐसे समझती है? चुनाव यूपी के नजदीक आए तो प्रधानमंत्री को समझ में आ गया कि 3 कानून गलत है और उन्होंने वापस ले लिए। उसके पहले 1 साल तक आंदोलन चला, प्रधानमंत्री के कान पे जू नहीं रहेंगी। मलिक साहब जाके बोले कि साहब ये कानून वापस ले लो, 700 किसान शहीद हो गए। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये मेरे लिए शहीद हुए क्या? अमानवीय वक्तव्य देने वाला ये इंसान क्या इससे अपेक्षा कर सकते कि किसान का ये भला सोचता होगा, जो किसान के मरने पे कहता है कि मेरे लिए मर गया? ये देश तो गाड़ी के नीचे कोई कुत्ता आके मरता तो भी उतर के उसको पानी पिलाते और दुख जताता है कि कैसा हो गया, मेरे गाड़ी के नीचे कुत्ता आ गया। एक जानवर जो है वो भी अपने गाड़ी के नीचे आता है, या जानवर कहीं रास्ते में एक्सीडेंट से मरा हुआ पाता है तो आंसू निकलते हैं आंखों से। ये वो इंसानियत वाला देश है। यदि हमारे अभिभावक इतने निष्ठुर है, इतने बेदिल है कि 700 किसानों के मरने पे कहते कि मेरे लिए मरे क्या, तो आपके लिए मरना किसको कहते हैं? आपके लिए कौन मरे? या उनके मरने से कोई फायदा नहीं पुलवामा जैसा, इसलिए वो उनकी शहादत खा ली जाएगी? किसान सिर्फ एमएसपी की गारंटी चाहता है ताकि एमएसपी हवाबाजी ना हो। एमएसपी के मायने ही नहीं रहेंगे यदि एमएसपी पे सरकार कुछ खरीदती नहीं हो तो। ये पंजाब का किसान है, ये जो कहते हैं कि ये विदेशी ताकतें वगैरह, इन लोगों को अपने गरिमा में झांक के आना चाहिए।
ये 1907 में अंग्रेजों ने भी ऐसा ही जुल्म किया था, ऐसे ही कानून लाए थे। जिस अंग्रेजी हुकूमत पे सूर्य का अस्त नहीं होता था, उस ताकतवर अंग्रेज को भी इन्हीं पंजाब के सुरमाओं ने घुटनों पे ला रखा था। 1907 का वो आंदोलन जिसका नेतृत्व शहीद भगत सिंह जी के चाचा सरदार अजीत सिंह ने किया था, और फिर वो लायलपुर जो अभी पाकिस्तान में है, वहाँ की ऐतिहासिक रैली, और फिर वहाँ का एक गीत बांके दयाल नाम के गायक ने गाया हुआ पगड़ी संभाल जट्टा, और वो पगड़ी संभाल जट्टा नारा बन गया। अंग्रेज झुक गया। ये पंजाब का किसान है। इस बीच राहुल गांधी का ट्वीट आता है कि किसान भाइयों, आज ऐतिहासिक दिन है। उसी दिन जिस दिन 13 फरवरी जब किसान कूच करने वाले थे, कांग्रेस ने हर किसान को फसल पर स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का फैसला लिया। यह कदम 15 करोड़ किसान परिवारों की समृद्धि सुनिश्चित कर उनका जीवन बदल देगा। तो राहुल गांधी भी राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव से पहले उन्होंने स्वामीनाथन कमीशन के हर जरिए राजनीतिक दल करेगा। एमएसपी की गारंटी वो पहले क्यों नहीं? क्या राम मंदिर आंदोलन की राजनीति प्रधानमंत्री नहीं कर रहे? जिसने राम को लाया है उसी को वापस लाना है, क्या ये नारा नहीं चल रहा है? अरे आप तो भगवान को बेच रहे हो, वो तो सिर्फ किसानों का आंदोलन को कैश कर रहे हैं। जो आदमी भगवान को कैश करती जो राजनीतिक दल रामलला को लाने की बात करती है, इनकी क्या औकात है रामलला को लाएंगे, और इनकी क्या औकात है मेरे रामलला को घर देंगे। हम जीवित है तो रामलला की वजह से, और हम जो कुछ भी है वो रामलला की वजह से। ये भी सत्ता में बैठे हैं तो रामलला का नाम लेके ही। ये गुमान हो गया इनको, और इस मूर्खतापूर्ण रवैये से ही ये डूबेंगे। लेकिन मेरे को राहुल गांधी से भी अपील है। मुझे राहुल गांधी की सरकार अभी कर्नाटक में है, कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में है, कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में है, कांग्रेस तमिलनाडु में सरकार में पार्टनर है। क्या इन राज्यों में एमएसपी कानून बनाएगी सरकार? क्या राज्य सरकारें एमएसपी की गारंटी देगी? उन्होंने तो घोषणाएं कर दी हैं एक तरह से। घोषणा नहीं, इंप्लीमेंटेशन चाहिए। क्या कर्नाटक सरकार, तेलंगाना सरकार, तमिलनाडु सरकार, हिमाचल सरकार केंद्र द्वारा घोषित एमएसपी को हम कानून बनाते हैं, इसके नीचे एमएसपी के नीचे जो भी खरीदेगा वो गुनाह होगा, एमएसपी पे हम खरीदेंगे नहीं तो? क्या राहुल गांधी के ये राज्य एमएसपी देंगे? ये मेरा उल्टा सवाल है। हम केंद्र में आते करेंगे। ये फॉरवर्ड ट्रेडिंग वादों का बंद होना चाहिए। अभी ये नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया। 2047 में देश ऐसा होगा, फॉरवर्ड ट्रेडिंग। महिला आरक्षण बिल कब लागू होगा किसी को मालूम नहीं, फॉरवर्ड ट्रेडिंग। अगली बार चूर के आया तो बड़े निर्णय लूंगा, फॉरवर्ड ट्रेडिंग। 370 और 35 ये हटने के बाद जम्मू कश्मीर स्वर्ग होगा, फॉरवर्ड ट्रेडिंग। फॉरवर्ड ट्रेडिंग को कुछ मार्केट्स में सट्टा माना जाता है। कब तक सट्टा खेलोगे और सटोरिया बन के, बुकी बन के मतदाताओं को मतों का व्यापार करोगे? सवाल ये है। मतलब कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के इस मुद्दे को या एमएसपी की गारंटी को राहुल गांधी ने भी चुनावी चाल के तौर पर चला है एक तरह सभी चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे? किसान एक बहुत बड़ी आबादी है। लेकिन फिर मेरा कहना है कि राहुल गांधी को बोलना नहीं पड़ेगा कि मैं किसानों के साथ हूं। ये करने में दिखना चाहिए, कृति होनी चाहिए कि पता पड़ा कि तेलंगाना ने घोषणा कर दी कि मेरे यहाँ एमएसपी कानून हो गया। लेकिन कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में जब अशोक गहलोत की सरकार थी तो कांग्रेस ने काफी हद तक कर्ज माफी में बहुत अच्छा काम किया। कर्ज माफी का काम किया, किसानों को दे दिया,
सब कुछ कर दिया, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन यदि एमएसपी गारंटी की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस रूल्ड राज्य में क्यों नहीं, ये सवाल भी उठता है। आप कर दीजिए, वहां पे कितना बोझ पड़ेगा आप पे। एक तो कितनी उपज है हमारे देश में, सभी उपज नहीं, हमारी देश सबसे बड़ी वेजिटेबल और फ्रूट का प्रोड्यूसर है। फल और सब्जियों का पूरे विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। विश्व में सबसे ज्यादा बर्बादी फल और सब्जियों की भारत में ही होती है। उसको एमएसपी दो, प्याज को एमएसपी दो, टमाटो को एमएसपी दो, आलू को एमएसपी दो, तो समझ में आ जाएगा तुम्हें। क्या करते हैं, हमेशा हम आंकड़े बताते हैं कि हम सब विश्व में सबसे बड़े हैं। आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। राजीव गांधी के विजन को मैं सैल्यूट करता हूं कि जिसने पहली बार फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय का निर्माण किया। मोदी जी के कार्यकाल में वो मंत्रालय क्या कर रहा है, वो अपना दिया हुआ पैसा भी पूरा उपयोग में नहीं ला सकते, पैसा लैप्स होता है उनका, क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं। आपकी इच्छा शक्ति G20 में फोटो दिखाने में, इवेंट करने में सरकार की इच्छा है, यथार्थ के धरातल पे उतर के काम करने की इच्छा नहीं है सरकार की। क्या आपको लगता है कि किसान पिछले एक महीने से अलग अलग जगह से जो है बॉर्डर्स पर इकट्ठे होने में लगे थे, और इसी चीज को देखते हुए कहीं ना कहीं जयंत चौधरी के सामने एक प्रस्ताव रखा गया और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजने की बात की गई। क्या भले ही उनके पास सीट ज़्यादा ना हो, लेकिन जो चौधरी चरण सिंह की बात की जाए या उनके पोते की बात की जाए तो उनका एक किसानों पर एक अलग ही पकड़ है। क्या नरेंद्र मोदी इन आंदोलन को देखते हुए उस परिवार को साधने की इसीलिए कोशिश उन्होंने करी है? यकीनन, यकीनन। जैसा कोई फायदा भी होगा उन्हें। जैसा बीजेपी का आईटी सेल आरोप लगाता है कि चुनाव नजदीक आते से ही किसान आ गए, इसमें उन्होंने उनको बू आती है कि विदेशी ताकतें इस पे हावी है, यही होता है ना। तो चुनाव आते से ही 5-5 भारत रत्न, चुनावी साल में ही भारत रत्न। नरसिंह राव को भारत रत्न देके आप तेलंगाना और आंध्र प्रदेश साधना चाहते हैं। किसानों को गुमराह करने के लिए स्वामीनाथन और चरण सिंह, उसके पोते को अपने फोल्ड में लेने के लिए भारत रत्न। अडवाणी जी को आने नहीं दिया मंदिर के पूजा में, इसके लिए कैडर में एक नाराजगी थी, वो दूर करने के लिए अडवाणी जी को भारत रत्न। बांटो, किसी के बाप का क्या जा रहा है। मैं कतई नहीं कहता कि जिनको भारत रत्न दिए वो उस लायक नहीं थे, इनको बहुत पहले दे देना चाहिए था, बहुत पहले दे देना चाहिए था। दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन चुनावी साल में क्यों? और ये क्यों होता है कि इधर से भारत रत्न जाता है और उधर जयंत आता है? लेकिन चौधरी चरण सिंह को प्यार करने वाले, उनको भगवान मानने वाले लोग आहत हुए कि आज चौधरी चरण सिंह यदि जीवित होते तो वो भारत रत्न वापस करते, क्योंकि जब तक मेरे किसानों की खुशियां लौटती नहीं मैं भारत रत्न नहीं लूँगा। जब तक लखीमपुर खेरी में जो हुआ उसका न्याय नहीं मिलेगा, भारत रत्न नहीं लूँगा। मज़ा आता जयंत ये कहता कि भारत रत्न तो आपने दिया, लेकिन मेरे परिवार से कोई भारत रत्न लेने आएगा नहीं, क्योंकि किसानों को रोंदा गया, उसका हिसाब कहाँ। लेकिन जयंत ने कह दिया कि अब मेरे पास कोई, मतलब मैं क्या कहूँ, चारा नहीं बचा। मतलब इतनी बड़ी शख्सियत जिसको इस देश का किसान भगवान मानता हो, एक भारत रत्न में उसके पोते ने अपने दादा को बेच दिया। विसंगति देखिए। नरसिंह राव जी को किस लिए भारत रत्न दिया? उनकी उदारवादी आर्थिक नीतियों के लिए। यकीनन देश इतना बुरी स्थिति में था कि इंग्लैंड में सोना भेज के कर्जा लेना पड़ा।
हमारी इतनी वक़्त भी नहीं रही कि हम कर्जा मांगे तो कोई हम पे विश्वास रखे। नरसिंह राव जी आए और उन्होंने एक बोल्ड स्टेप ली कि मनमोहन सिंह नाम के एक अर्थशास्त्री को वित्त मंत्री बनाया और उसने एक नए आयाम स्थापित किए। उसके बाद 2 बार 10 साल तक इस देश ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया, उसी अर्थशास्त्री को। देखिए विडंबना, भारत रत्न दिया जाता है नरसिंह राव को और व्हाइट पेपर लाया जाता है यूपीए के 10 साल के आर्थिक व्यभिचार और भ्रष्टाचार को। यदि मनमोहन सिंह भारत को दिया तो फिर उस 10 साल में जो हुआ उसका पाप नरसिंह राव के सर पे भी चढ़ जाता है। जगलरी कर रहे हैं, जगलरी कर रहे हैं आप, राजनीति कर रहे हैं शुद्ध रूप से। स्वामीनाथन जी का अपमान करके उनको भारत रत्न दोगे, उनकी सिफारिशों को रद्दी की टोकरी में डालोगे, उन्हें भारत रत्न दोगे। तेलंगाना में पैर नहीं जमा पाए, कांग्रेस वापस सत्ता में आ गई, उसका दर्द है भयानक। तो वहां पैर मारने की कि भाई एक तेलुगु बिड्डा, तेलुगु गारू को हमने दे दिया भाई भारत रत्न, वो एक लुभाने का प्रयास। हर जगह पे राजनीति, हर जगह एटीएम दिखता है। कोई इंसान देखा एटीएम के रूप में देखते हैं, कोई भगवान देखा उसका एटीएम के रूप में देखते हैं। राम एटीएम हो गए, शिव एटीएम हो गए, श्री कृष्ण एटीएम हो गए। हर चीज को राजनीति में कैश करना, हमारे जवानों की शहादत को कैश करना, क्योंकि गुजरात से आते व्यापारी है ना, वो कहते भी हम तो व्यापारी हैं। क्या सर आपको लगता है कि सरकार किसानों के साथ बैठकर एक टेबल में बातचीत नहीं कर पा रही है, या उनके जो मांगे हैं उनकी मांगों को सुलझा नहीं पा रही है? उनकी मांगों पर सरकार अडानी और ये जो कॉरपोरेट लॉबी है, अडानी अंबानी के चलते कोई फैसला नहीं ले पा रही है? यकीनन ये देश जिस दिन किसानों के हक में फैसला लेगा उस दिन उद्योगपतियों का नुकसान तो होगा, और ये उद्योगपतियों का नुकसान नहीं होना देना चाहते। किस तरह से फायदा पहुंचाना चाहते हैं? यदि एमएसपी कानून बन गया तो एमएसपी के नीचे खरीदता कौन है? व्यापारी खरीदता है। आज सबसे ज्यादा देश में भंडारण की क्षमता किसके पास है? कॉर्पोरेट सेक्टर में अडानी जी के पास है, लाखों के साइलो है। एमएसपी कानून हो गया तो अडानी जी मार्केट से परचेस नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं, इस पर एक अलग शो कर सकते हैं हम, फार्मर वर्सेस कॉर्पोरेट सेक्टर। और मैं आपको विनती करता हूं कि एक शो कर लीजिए, मैं पूरे आंकड़े के साथ आऊँगा। लेकिन सवाल ये है कि जब आप चर्चा करने जाते हैं तो आपको किस बात पे विश्वास रखें आप पे? मोदी जी तो सारे देश में घूम रहे बोलते हुए कि मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। उन्हें अपनी खुद की ही गारंटी नहीं है, इसलिए उन्हें नीतीश कुमार भी चाहिए, जयंत भी चाहिए, उन्हें भारत रत्न दे के भी बटोरना है, राम के नाम से भी बटोरना है, क्योंकि खुद के नाम से कुछ आ नहीं रहा है। कुछ किया हो तो आए ना, सिर्फ मन की बात की है, जन की बात तो सुनी नहीं। जब आप जन की बात सुनोगे नहीं तो जनता सुनाने के लिए आएगी। तो किसान सुनाने के लिए आ रहा है तो सुनिए, आने दीजिए। कोई हथियारों के साथ तो नहीं आ रहा है, वो तो बॉर्डर पे ही बैठने आ रहा है। बॉर्डर पे पिछली बार भी बैठा था, हिंसक तो नहीं हुआ था, आपके लोग हिंसक हुए थे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है आदिश अग्रवाल ने एक पत्र लिखा है सीजीआई को, और उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करने वाले किसान उपद्रव पैदा कर रहे हैं, सीजीआई इस पर कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अगर इस तरह के बयान देते हैं, ऐसा नहीं लगता कि भाजपा आईटी सेल ने उन्हें कुछ लिख कर दिया है जो उन्हें सौंपना है आगे चल के? हर आदमी अपना सोचता है। आज मैं आपके यहाँ आया, जो मुझे मेरे ऑफिस से आपके स्टूडियो में आने में आधा घंटा लगता है, मैं 1 घंटा 45 मिनट रोड पे था, जाम में फंसा हुआ था।
कल मैं भी एक चिट्ठी लिखूं कि ये किसानों की वजह से जाम लग गया। हर आदमी अपना सोचता है। शायद ये लोग जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी और उपद्रवी किसान कहें, उनको उपद्रवी किसान किसने कहा? क्या इस देश में कभी बार एसोसिएशन ने स्ट्राइक नहीं की? क्या बार एसोसिएशन ने कोई आंदोलन नहीं किए? सैकड़ों आंदोलन हैं अलग अलग राज्यों में, बार एसोसिएशन ने किए हैं। क्या उनके आंदोलन से न्यायपालिका का काम डिस्टर्ब नहीं हुआ? तो जिनके केसेस चल रहे वो ये कहें कि उपद्रवी वकीलों ने ऐसा किया? वकील अपने मांग कर रहे थे, जायज मांग होगी उनको लग रहा था, तो वो आंदोलन भी उतारू हुए। हर आदमी ने अपना सोचना चाहिए। तो फिर इनको अपने गार्डन में ही अपनी सब्जियां उगानी चाहिए, अपना अनाज उगाना चाहिए और खाना चाहिए। आप विरोध, सर्वोच्च न्यायालय ने एक पुराने केस में, मुझे लगता है जो दिल्ली में यहाँ पे शाहीन बाग का जो केस हुआ था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को बहुत भारी भांति रेखांकित किया कि प्रजातंत्र में विरोध करने का अधिकार, नैतिक अधिकार है हर एक को। ये तानाशाही नहीं है कि आप आवाज़ नहीं उठा सकते, ये सामंती नहीं है कि हम आवाज़ नहीं उठा सकते राजा के खिलाफ। अरे हम तो उस राम को पूछते हो, आप शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, जिस राम ने एक धोबी के कहने पे क्या एक्शन लिया था। और यह किसान है 60% आबादी का हिस्सा, वो आना चाहता है तो आप उनको ऐसा कर रहे हैं जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा हो। एयर स्ट्राइक कर रहे हैं आप ड्रोन से उनके ऊपर। आप उन्हें चाइनीज कहिए, पाकिस्तानी कहिए, खलिस्तानी कहिए, आतंकी कहिए, अय्याशी कहिए, कारपोरेट सेक्टर कहिए, विपक्ष के हाथ में खेलने वाले कहिए, अर्बन नक्सल कहिए। ये रोटी भी घर में खाते होंगे तो इनके अधिकार नहीं रोटी को हाथ लगाने का। यदि किसान आंदोलन को निगलेक्ट करके ये दिखा रहे कि प्रधानमंत्री गले लग गए उनके, प्रधानमंत्री मंदिर का उद्घाटन करेंगे, प्रधानमंत्री ने ये किया, प्रधानमंत्री ने वो किया। सारे पत्रकार तो अबू धाबी में हैं अभी, सारा अबू धाबी दिखता है। और ये सिद्धू बॉर्डर किसको दिखेगा? हम दिखते हैं, हम देखते हैं। हम खाए हुए अनाज का कीमत अदा करेंगे, हक है उनका। हमारे देश में अभी सत्ता में जो पार्टी है, वो पार्टी, या शायद हमारे देश में हर चीज को, हर आंदोलन को एक राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है। आखिरी सवाल आपसे, अगर सरकार किसान आंदोलन 2.0 को नजरअंदाज करती है तो क्या 2024 चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि नरेंद्र मोदी कुछ भी करते हैं तो चुनाव को मद्देनजर रखते हुए वो करते हैं। 2024 को यकीनन फर्क पड़ेगा। सरकार गलतफहमी में है, मुगालते में है। बीजेपी के लोग मुगालते में हैं कि 2 भारत रत्न दे दिए, जाटों को अपने साथ कर लिया, यूपी के कि एक चरण सिंह से देने के लिए कि जाट आएंगे। जाट चरण सिंह को पूछते हैं उनकी विचारों के लिए, उनके आचारों के लिए, किस हिसाब से आचरण वो करते थे। चरण सिंह, वो जाट कभी माफ़ नहीं करेंगे कि जिस चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनने से रोका था जनसंघियों ने, उनके साथ उनका पोता चला जाए, पोता चला जाएगा, जाट नहीं जाएगा। जाट आज एमएसपी मांग रहा है, मांगेगा। ठीक है, यूपी के किसान इतने जिद्दी नहीं हैं जितने पंजाब के हैं, वो धीरे धीरे आते हैं। फिर इसी यूपी में कुछ सरकारी नेता भी हैं जो आंदोलन तोड़ने के लिए जाने जाते हैं, उनकी भी सक्रियता को देख के काम करना होगा। लेकिन यूपी का किसान तय कर चुका है, वो भी आ रहा है और इसकी मार पड़ेगी। इसकी मार हर जगह पड़ेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश और पंजाब की इस बॉर्डर पे जो हो रहा है, दिल्ली के बॉर्डर्स पे जो हो रहा है किसानों के साथ, सोशल मीडिया इस बात को हर राज्य के किसानों तक पहुंच रहा है। गांव-गांव ये प्रोग्राम देखे जा रहे हैं, गांव-गांव वो फुटेज देखा जा रहा है। और हर गांव का, चाहे महाराष्ट्र का किसान हो, चाहे तेलंगाना का किसान हो, उसके लिए दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन भाजपा नहीं, वो बहुत नज़दीक है। उन्हीं के रेंज में है भाजपा, जिसको वो आईना दिखाएंगे चुनाव में 2024 के, यकीनन।
जैसे पहले प्रदर्शन में हमने देखा था कि अकाली दल ने साथ छोड़ दिया था किसान आंदोलन के चलते। सत्यपाल मलिक जैसे जो गवर्नर रहे मोदी जी के साथ, उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ मोदी शाह से दूरियां बना ली थी सिर्फ किसान आंदोलन के चलते। लेकिन अब जिस तरह से ईडी का प्रकोप है, सीबीआई, इनकम टैक्स का प्रकोप इन तमाम नेताओं पर डाला जाता है, जिसके चलते अब 24 चुनाव से पहले सारी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के साथ डर के मारे हो, किसी भी वजह से हो, जुड़ते चले जा रहे हैं। तो इसे आप किस तरह से देखेंगे? पार्टियां क्या उस तरह का प्रभाव होगा भी? नहीं अदिति जी, आपको देखना होगा, नेता जा रहे हैं, मतदाता नहीं जा रहा है, कार्यकर्ता नहीं जा रहा है। आज जयंत चौधरी को बहुत परेशानी है कि उसका कार्यकर्ता और नेता ने मतदाता उसके साथ नहीं जा रहा है बीजेपी में। आज एकनाथ शिंदे गए लेकिन उसका मतदाता और कार्यकर्ता शिवसेना का उद्धव के साथ है। अजित पवार चले गए लेकिन उसका मतदाता और वो तमाम चीजें शरद पवार के साथ है। आज बिहार में तकलीफ है नीतीश कुमार को, और बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार अब लायबिलिटी हो गई कि एसेट है, क्योंकि वहां पे भी मतदाताओं के बीच में बहुत गलत मैसेज गया है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। किसान आंदोलन पर हम विस्तार से फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप देशनीति के साथ बने रहें और आज़ाद पत्रकारिता को, स्वतंत्र पत्रकारिता को अपना भरपूर सपोर्ट दें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।